यहाँ पे दो चीजें आती है, बहुत सारे लोग एथिक्स और मोरालिटी को सेम समझते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे एथिक्स और मोरालिटी के बीच का। फाइन, एथिक्स एंड मोरल, ध्यान देंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने पूछ दिया है तो लिख नहीं पाओगे 150 वर्ड्स में, क्योंकि दोनों सेम समझते हैं। राइट, ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले एथिक्स जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है इथॉस, उससे बना। इथॉस का मतलब होता है कस्टम। कस्टम समझते हो, हमारी परंपरा, हमारी हैबिट्स। राइट, किसी सोसाइटी की, किसी संस्था की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कस्टम क्या है, परंपरा क्या है, रूल्स क्या है जो फॉलो की जाती है। समझ पा रहे हैं? जबकि जो मोरालिटी है वो एक लैटिन वर्ड है। राइट, मोरालिस से बने हैं, मोरालिस इसका मतलब होता है कैरेक्टर। राइट, बाय द वे लैटिन से आप क्या समझते हैं, लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? ओके, लैटिन का मतलब देखो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती है, जो साउथ साउथ अमेरिका की कंट्रीज, उनको लैटिन अमेरिका बोलती है। गॉट इट? और ग्रीक आप जानते हैं, ग्रीस एक कंट्री है, इटली से पहले पड़ता है, टर्की के बाद पड़ता है, टर्की का बॉर्डर बनता है ग्रीस के साथ में, मैसेडोनिया, ग्रीस, जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट था। तो मोरालिस वर्ड का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। समझ पा रहे हैं? तो एथिक्स किससे जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से, ऑर्गेनाइजेशन से। जबकि मोरालिटी किससे जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल से। आया समझ में आपको? सो मोरालिटी इंडिविजुअल पर्सन की होती है, जबकि जो एथिक्स होती है वो पूरी पूरी सोसाइटी की होती है, पूरी सोसाइटी की कस्टम्स होती है। तो ये डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों की अगर सेम मोरालिटी होगी तो वो अल्टीमेटली क्या बनेगी, एथिक्स बनेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो एथिक्स में हमने क्या देखा, इंडिविजुअल नहीं है, ये सोसाइटी है, सोशल है। सेकंड, एक्सटर्नल फोकस इसमें किया जाता है। एथिक्स में क्या, आपको सोसाइटी क्या बोलती है इसके ऊपर फोकस होता है। सोसाइटी के हिसाब से जो चीज सही है वो एथिकल माना जाएगा। जबकि मोरालिटी के अंदर इंडिविजुअल एथिक्स देखी जाती है, आपको जो सही लगता है पर्सनल लेवल पे। सोसाइटी को लगता है कि भाई बाल विवाह ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है ठीक है, आपको लगता है ये गलत है। सोसाइटी को लगता था सती इज गुड, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जैसे पर्सनल लोगों को नहीं लगा कि दिस इज गुड। गॉट इट? तो जब एक ही इंडिविजुअल एथिक्स, इंडिविजुअल मोरालिटी बहुत सारे लोगों की कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, देन इट बिकम एथिक्स। सो एथिक्स इज अल्टीमेटली स्टडी ऑफ मोरालिटी। इसके ऊपर कमेंट करना, ये आज आपका सवाल है आंसर राइटिंग के अंदर, 150 वर्ड्स में लिखेंगे आप, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी। ये एक्चुअल में यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है इसके ऊपर। ओके, तो आपको अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। सो स्टडी ऑफ मोरालिटी कैसे, एग्जाम्पल दो, इंडिविजुअल एथिक्स कैसे बनता है, सच्ची के बारे में बताओ, चाइल्ड लेबर के बारे में बताओ, चाइल्ड मैरिज के बारे में बताओ, ओके, चेंजेस कैसे आते हैं ये बताओ। राइट, अभी जो रैगिंग का एग्जांपल लेंगे तो रैगिंग के अंदर भी यही चीजें आ जाती हैं। रैगिंग में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आप इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हो, इसलिए डर लगता है, लेकिन फाइनल ईयर में आप इंडिविजुअल नहीं सोचते, आपको लगता है कि वी आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। आप वहाँ पे अपने आप इंडिविजुअल नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि वी आर सीनियर्स। एज ए सोशल ग्रुप देखते हो आप अपने आप को, एज ए कम्युनिटी देखते हो आप, एंड दैट्स आपको लगता है कि ये तो सही है हमारे हिसाब से। राइट, तो दैट्स व्हाई इट एक्चुअली बिकम्स राइट। So nothing is wrong, nothing is right. Everything is about maintaining a balance. Ethics changes, morality changes. Now we will take some wonderful examples like सती, तो कई बार डिस्कस कर लिया हमने। एक चीज होता है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या होता है, आयुषी? यूथनेशिया मतलब एक तरीके से क्या है कि वो अगर कोई पर्सन है, वो बहुत बीमार है, कोमा में है, तो क्या है कि वो काफी टाइम से मतलब कोमा में ही है, तो उसके फैमिली वाले क्या है कि अगर वो उसका मतलब फाइनेंशियली अगर उसका मतलब मेडिकल बिल नहीं पे कर पा रहे, नहीं उसे मतलब फाइनेंशियली क्या बात कर रहे हो आप? हाँ फाइनेंस वो के ऊपर तो कभी नहीं होता है, नहीं फाइनेंशियली भी अलाउड हो नहीं है। सकता है। नहीं, फाइनेंशियल होता है लेकिन ये अलाउड नहीं है ये। ये ओके, फाइनेंस की वजह से अगर आप अपने पेरेंट्स का इलाज नहीं करवा पा रहे हो तो यू किल देम। दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट ना, वो एथिकल भी नहीं है। यस ये तो यस निश्चय की एथिकल। उसकी बात करते हैं जो अलाउड है, वो जो हमारी कंट्री ने तो अलाउड नहीं किया है। दो तरह की यूथेनेसिया होती है, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। यस, राइट, तो पहले अलाउ नहीं यूथेनेसिया क्या करेगा। होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये बताओ। एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। हाँ, अच्छा, आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी हुई है प्रियंका, राइट? बताइए प्रियंका, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया? Sir, euthanasia, I'm aware.
Active and passive, I don't have clarity. Euthanasia is basically when someone is he or she is in coma, or he or she is not responding to medicine and is still alive. The brain is still working. So उस केसेस में जो है वो alive होता है, and फैमिली अगर जो है चाहे तो वो मतलब जो है उसके लिए स्पेशल परमिशन लेके, not in India but in abroad, स्पेशल परमिशन लेके they can basically टेक अवे द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. तो आई थिंक इंडिया में भी एक केस हुआ था, इसमें एक नर्स थी. तो उनका वो बहुत टाइम से जो है बहुत पुराना केस है एक्चुअली ये. तो उसमें वो बहुत टाइम से जो है उनका रेप हुआ था. दैट नर्स वाज रेप Yes, yes. ब्रूटली. उनको कुछ Yeah. इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू उनको मतलब सुला दिया गया था, एंड उसके बाद उनका हाँ. रेप किया गया था. तो उसकी वजह से शी वेंट टू कोमा. तो आई थिंक 20 या 25 साल से वो कोमा में थी, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल वो प्रोविजंस वगैरह पास करके उनकी फैमिली ने फिर उनको जो है बेसिकली उनकी लाइफ फिर ले ली थी. मतलब कोमा से हटा के उनको मतलब उनकी लाइफ इट वाज अरुणा टेकन अवे. शानबाग, उस लेडी का नाम था अरुणा शानबाग, राइट? यही राइट सर, यस सर. तो यूथेनेसिया क्या होता है बेसिकली? यूथेनेसिया के अंदर जैसा आप जानते हो विल टू डाई, राइट? विल टू डाई मतलब कि मरने की इच्छा. तो कई बार जिंदगी में हालात इतने बुरे हो जाते हैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तो उस टाइम पे है ना, मतलब कि आप जानते हो कि बहुत ज्यादा पेन में है पर्सन, ओके, बहुत ज्यादा तकलीफ में है पर्सन. दवाई देने के बाद भी ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव, ही इज नॉट एबल टू गो थ्रू द पेन्स, और इसमें कोई पॉजिटिव आउटकम भी नहीं निकलने वाला है. आप जानते हो द मैन इज ओनली सफरिंग. तो इस सिचुएशन में है ना, विल टू डाई, अगर वो चाहता है, अगर वो इस सिचुएशन में है, गॉट इट, अगर वो जिंदा है, अगर वो अपनी हामी दे सकता है, बता सकता है, अपने विल बता सकता है कि वांट टू डाई बिकॉज यू कैन नॉट बियर द पेन. तो इस सिचुएशन में दैट पर्सन कुड बी किल्ड. उसका भी एक तरीका है. किल वर्ड एक्चुअली में यहाँ पे गलत है, अभी बताऊंगा. सेकंड ये होता है कि वो अपने कॉन्शियस में नहीं है. जैसा रीना बाग केस में क्या हुआ था कि काफी लंबे टाइम से, कई डिकेट्स तक, राइट, जैसा प्रियंका ने बताया, राइट, इसके बाद फिजिकली असॉल्टेड, एंड उसके बाद वो काफी लंबे टाइम तक शी वाज इन कोमा. तो दैट्स व्हाई उनकी जो फैमिली थी उन्होंने बोला कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे, राइट? So they have waited for the decades, but there is no response. So what to do now? So इस पर्सन को मारने की वो अलाउ कर दिया जाता है. बट ये दो तरह के होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव के अंदर क्या होता है? एक्टिव के अंदर लाइक कि यू आर किलिंग देम. कैसे किल कर सकते हो? लेट्स से आपने उनको कोई इंजेक्शन दे दिया, पॉइजन वाला को इंजेक्शन दे दिया, गॉट इट, जिसके थ्रू वो थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के अंदर दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई. और सेकंड होता है पैसिव. पैसिव का मतलब है कि अगर आपने किसी को मेडिकल सपोर्ट दे रखा है, जैसे कोई आईसीयू में है, मेडिकल सपोर्ट, ऑक्सीजन सपोर्ट दे रखा है आपने उसको, तो इसमें क्या करोगे? आप उसको अलग से कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन जो उसको सपोर्ट था ना वो आप उसको हटा दे रहे हो. सपोर्ट हटाओगे तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल डाई. तो इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेसिया अलाउड है, एक्टिव नहीं. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक्टिव भी अलाउड है. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. और एग्जाम्पल में कभी आप लिखे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो अरुणा शानबाग ये लिखेंगे आप, अरुणा शानबाग. चलो नेक्स्ट है अबॉर्शन के एग्जाम्पल. अबॉर्शन में क्या है? अबॉर्शन के अंदर है ना, देखो वेस्टर्न सोसाइटी कैसे देखती है, आजकल इंडिया में भी ऐसे ही देखने लग गए वो, वी शुड डू द अबॉर्शन, राइट? इट्स नॉट अ बिग डील. इफ पेरेंट्स आर नॉट रेडी, गॉट इट, तो चलो कर सकते हैं, वी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. और यू नो इट्स लाइक कि if they are not able to having the capacity to provide for the child, then they also abort this, right? But in countries like India, यहाँ पे कोर वैल्यूज होती है. हमारे पास क्या सिस्टम होता है कि वी कैन नॉट किल अ चाइल्ड. वॉर्म के अंदर भी, गर्भ के अंदर भी जो बेबी है वो भी तो एक तरह से लाइफ है ना. तो अबॉर्शन का मतलब है कि यू आर किलिंग दैट, और एक्चुअली यू आर किलिंग दैट. तो इफ अगर आप किसी को लाइफ दे नहीं सकते हो तो हाउ वी कैन किल देम? So it should not be allowed. ये दो तरह की डिबेट है. हालांकि हमारी कंट्री में अबॉर्शन अलाउड है, गॉट इट, लेकिन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, राइट? सो आप लोगों के अपने व्यूज क्या है इसके ऊपर? आई वांट टू नो अबाउट इट.
इट शुड बी स्टॉप। हम ये मान के चले कि चलो ये तो इट इज अबाउट किलिंग द चाइल्ड, और ये मान के चले कि चलो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोचना पड़ेगा इसमें। व्हाट डू थिंक अबाउट इट प्रियंका? I think taking someone's life it should not be considered. But at the same time, if you are giving birth and the conditions are very adverse, like if someone is not able, I mean, if someone is not ready to give birth to a child, like there are physical assaults happening nowadays to even smaller girls, 13 to 11 years, or maybe below that also. So I think in these cases, abortion should be allowed because they are themselves the children. And I think, Yeah. yeah, so that's why I think in these cases, abortion should be allowed. And other than that, I think it should be the will of the parents whether they want to go away with the uh, responsibility of a child. Because at the end of the day, a child basically needs the parents. Fine, we have this children homes and basically NGOs who are taking care of the children who don't have parents. But at the end of the day, their lives are very harsh. So I think if the parents are तो not ready, सॉल्यूशन ये है then कि अबॉर्ट abortion. करवा दो चाइल्ड को। तो आपके हिसाब से ऐसे पेरेंट्स, राइट, जिन्होंने कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जब प्रोड्यूस चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, एंड आफ्टर दैट जन्म नहीं दिया मतलब कि तो अब उनको लगता है कि नो, दे शुड अबाउट द चाइल्ड, दे शुड डू दैट, दे आर अलाउड टू डू सो बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट रेडी, इफ दे आर एडल्ट, एंड इफ दे वांट टू अबाउट द चाइल्ड, so it should be allowed. I think before in India, the law is basically that before the fetus is of 3 months, basically we can abort the child, right? So I think if the fetus is not yet developed and it is of lesser than 3 months, then I think that should be basically that is fine, I Okay. think. Okay. And beyond, Good. if it is beyond of 3 months, then it should not be done, I think, because then the baby is wholly developed. So Okay. at that, so after that, it should not be done. Sir, abortion is not to be supported, sir. Why? Because, sir, to know the male or female, sir, at the early age, whether it is a baby boy or baby girl, some of the in-laws, they try to kill, no, sir, they try to abort the baby inside the mother's Okay. womb. So it is not to be done, sir, to a woman. All right. And also, at the early age, those girls who are conceiving, it should also not to be aborted, sir. Why? Because they should be, given the awareness, sir, Okay. instead of aborting them. I think so, like that, sir. Okay, that's one aspect जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेट्स से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, the parents have nothing to do whether this is a boy child or a girl child, right? They have nothing to do with that part, and still they want to abort the child. In that scenario, what do you support? Then also think- they should not abort it, sir. Why? In which perspective, sir? Like the reasons can be. वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि you are saying कि that why you are not supporting that, you are saying कि it should not be allowed, so why you are saying that it should not be allowed? One What of the argument major do you reasons have? is gender discrimination only, sir. Apart from gender discrimination, right? Like simply the parents know that there is a parents, okay, or they don't know whether this is a boy child or a girl child, and still they want to abort the child. So there is no case of gender discrimination, no? So it should be allowed or not? No, sir. Then also no. Why? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, why? UPSC will ask you why. What will you answer? Do you have any ground, any argument to support your statement? No, sir. I'm able to recollect only this gender discrimination only, sir. Okay. I think, sir, I Then- would also like to add one point over here. What? I think, like we have this right to life. So under this article, right to life, the child must not be killed, I think.
even if the child is not born, he or she is unborn, but then too that child is having the right to life. If we can give this right to the environment, then this baby is basically a form of human life. Then the baby shouldn't be denied with this life of right to life. ठीक है. So is the unborn child. So according to you, that unborn child is a citizen of India, right? Citizen of India or not, but right to life is yes, sir. No, but Yes. right to life is given to citizens only. Yes, sir. Yes. Okay, if they are not citizens, then why it should be allowed to them? Yes, It sir. could be a human right, right? But cannot be a fundamental right. Because fundamental Right, right is only for the citizens, for the people who are born. But we can connect with that part indirectly, right? Okay, Badal, are you able to answer it? एथिक्स जैसे क्लासरूम में भी अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? आयुषी, आपने अपना आर्गुमेंट दिया क्या? नहीं, अभी नहीं दिया. ठीक है, बताइए आपका स्टैंड क्या है अबॉर्शन के ऊपर? अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन ठीक है, मतलब अगर कुछ ग्राउंड्स में देखा जाए कि जैसे कुछ रेप सर्वाइवर्स होते हैं जो एक्सप्लॉइटेड होते हैं, तो अगर उनका मतलब उनके बेसिस पे देखा जाए तो अबॉर्शन ठीक है. और इंडिया में क्या है कि हम अभी मतलब कुछ टाइम पहले इंडिया में मतलब मैटरनल ये अमेंडमेंट आया था 2021 का. इसमें क्या था कि अबॉर्शन को 20 से 24 वीक में कन्वर्ट कर दिया गया था. राइट. और इसके लिए मतलब क्या है कि 2 डॉक्टर्स का मतलब अप्रूवल होना जरूरी है, जो मतलब या हमें अबॉर्शन मतलब जो 24 वीक का कराना है. राइट. तो मतलब अबॉर्शन ठीक है. और अगर हम मतलब एक राउंड अगर और देखा जाए तो इसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अगर देखा जाए तो ये एक वुमेन का मतलब पर्सनल राइट भी हो सकता है कि उसे मतलब अबॉर्शन करना है या नहीं करना है. अच्छा, यस. ऑलराइट. तो इस हिसाब से if there is a woman adult responsible earning good money यस. and if they are having some western setup, right, they are engaging in so what you call extramarital affairs, right? And if they are having a child, so they should be allowed to kill that child because they have this right to life. And that unborn child, he doesn't have any human rights, right? You mean to say that नो नो नो, इस लेडी का तो है ह्यूमन राइट, लेकिन इस बेबी का कोई राइट नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है. आपने ऐसा ही मतलब बोला अगर है, कुछ मतलब तो वही निकल रहा है. तो इस लेडी की अपनी फंडामेंटल राइट है, वो सोच सकती है राइट टू लाइफ के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में. तो भाई ये तो इस बेबी पे भी अलाउड हो रहा है ना, नहीं इसके नहीं, पास वो कोई बात नेचुरल आपकी सही राइट, है, ह्यूमन लेकिन अगर कुछ राइट. एक्सट्रीम अगर सिचुएशन आती है तो उसके लिए मतलब जरूरी है ये राइट टू हाँ लाइफ पर्सनल बिल्कुल सही लिबर्टी के बताया अगर तो. आपने, राइट. कुछ चीजें हैं जिनके ग्राउंड पे इसको देखा जा सकता है, राइट, जैसे कि चिल्ड्रन के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में, एंड of course the rape survivors and all, right, exploited women and all. So in some situations में definitely it should be allowed. But इसमें बच्चे की क्या गलती है, राइट? और कई बार क्या होता है कि कई मंथ के बाद पता चलता है, आपने बताया अभी 22 वीक्स, उसके बाद अगर पता चलता है, क्योंकि कई टाइम तक वो छुपा कर रखते हैं चीजों को. तो उसके बाद अगर आप अबॉर्शन करते हो तो इससे जो लेडी है, जो वीमेन है, जो मदर है, उसकी बॉडी के ऊपर भी, उसकी जान के ऊपर भी, उसकी लाइफ के ऊपर भी डेंजर आ जाता है. तो इट शुड बी अंडर द जुरिस्डिक्शन. अभी हमारी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके आधार पर ये सारी चीजें होनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम हमें रेगुलेट करने की जरूरत है जो एडल्ट हैं, जिनके केस में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जैसे अभी हमने बाकी एक्सेप्शंस की बात करी, राइट. और वो अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो क्या उनको अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न कल्चर का यह मानना है कि ऑफकोर्स दे शुड बी अलाउड, क्योंकि इससे अल्टीमेटली पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है. ओके, इनफैक्ट चाइना और इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने का रीजन क्या है? साउथ एशिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने का रीजन क्या है? एक रीजन ये भी है कि हम बच्चे को काफी स्पेशल मानते हैं. हमें लगता है कि बच्चे को मारना एक पाप है, वी कैन नॉट किल अ चाइल्ड, ऐसा वेस्टर्न पीपल का मानना है.
दोनों तरफ के अपने आर्गुमेंट हो सकते हैं, राइट। तो हमें कैसे होना है एग्जाम के अंदर, हमें न्यूट्रल होना है, हमें दोनों का साइड बताने की, चलो कुछ एक्सेप्शन सिचुएशन से जहाँ पे इट शुड बी कंसीडर्ड, राइट। बट ऑफकोर्स अगर उसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है तो इट कुड बी डन, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रेगुलेट इट, राइट। चलो कसाब का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एथिकल डिलेमा को समझने के लिए। देखो एथिकल डिलेमा क्या होता है। एथिकल डिलेमा ये होता है कि आपका इनर कंसाइंस दो आंसर दे रहा है, आपका दिमाग, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका हार्ट कुछ और कह रहा है। ये हमारे साथ डेली बेसिस पर होता है, राइट। तो कसाब का एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है? कसाब का एग्जाम्पल देखो इसके अंदर ये बनता है कि जब कसाब का केस हुआ था 2008 में, तो जितने भी लॉयर्स थे दे ऑल डिनाइड टू फाइट हिज केस, राइट। अब आपको लगेगा तो सही बात है भाई, अपनी पेट्रोटिक थॉट दिखा रहे सभी लॉयर्स, क्यों लड़ेंगे ऐसे, आतंकवादी ऐसे टेररिस्ट का, बिल्कुल। लेकिन एक प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है कि आपका जो प्रोफेशन है उसकी अपनी एक एथिक्स होती है, उसकी अपनी एक मोरालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के केस में देखो आप, डॉक्टर के सामने अगर कोई पेशेंट आता है तो वो ये नहीं देखेगा इसका कास्ट क्या है, क्लास क्या है, अमीर है या गरीब है, वीमेन है या फिर मैन है, गॉट इट। सिमिलरली उसका जो पेशेंट है वो एक क्रिमिनल है या एक सेंट है, एक साधु, एक महात्मा है, डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलता है? ही शुड सेव द लाइफ, राइट। यहाँ पे आप सपोर्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे जो लॉयर्स ने केस लड़ने से मना कर दिया तो इनका प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलता है? प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है कि आप अपने क्लाइंट के साथ जाओगे, लीगल बेसिस पे काम करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे कोर्ट के अंदर, बाकी कोर्ट की फैसला है सही है गलत है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इसे क्या बोलते हो? एथिकल डिलेमा। ठीक, बहुत सारे एथिकल डिलेमा के केसेस स्टडी भी अपने को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या समझा पे, इंडिविजुअल्स की मोरालिटी होती है और वो सोसाइटी के ऊपर जाती है तो एथिकल वैल्यूज बन जाती है। और फिर से जब वापस सोसाइटी के बाद इंडिविजुअल पर ही आता है, क्योंकि सोसाइटी फिर इम्पोज करती है वही सारी बातें इंडिविजुअल के ऊपर। आया समझ में? अब इससे कौन कौन से वैल्यूज निकले? ये वैल्यूज डिफरेंट तरह की हो सकती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चर, रिलीजियस, इंटरनेशनल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल, राइट। सोसाइटी में सारी बातें आ गई, आपकी सारी कम्युनिटी आ गई, आपकी सारी नेटवर्किंग आ गई। ओके, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। तो एथिक्स क्या है? एथिकल वैल्यूज की बात करते हैं। मॉरल्स क्या है? मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। ओके, फॉर द एग्जाम्पल तो सोसाइटी के अंदर, जैसे जापान की अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जापान को बहुत ही पंक्चुअल कंट्री माना जाता है, तो वहां पे जो वैल्यू है, राइट। इंडिया के अंदर तो पंक्चुअलिटी एक वैल्यू अच्छी बात है, चलो ठीक है, विजिट फॉलो रही, लेकिन यहाँ पे एथिक्स नहीं है इंडिया के अंदर। एथिक्स ये कहाँ पर है? जापान के अंदर नहीं। जापान में लोग इसको एक्चुअल में फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, राइट। दे कैन नॉट फेल, वहां पे फेल होते ही नहीं है, राइट। सिमिलरली हार्ड वर्क, ब्रेवरी, इफेक्टिवनेस, ये सारी हमारी वैल्यूज हैं, राइट, हमारी मोरल्स हैं, बट एथिक्स नहीं है हमारी। आया समझ में? क्यों नहीं है? इसी बात को भी हमने समझा था। मतलब वैल्यू का मतलब सिंपली आप मानते हो कि चलो ठीक है सोसाइटी है, अच्छा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड आपने बना दिए, गॉट इट। लेकिन उससे आप लेटर और स्पिरिट में फॉलो नहीं कर रहे। लाइक वी ऑल नो दैट हाउ पंक्चुअल वी शुड बी, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअल पंक्चुअल? कितने लोग हैं जो एक्चुअल में पंक्चुअलिटी को फॉलो करते हैं? Got it? तो एथिक्स को थोड़ा सा एक बिगर कॉनोटेशन में देखना पड़ेगा, मोर सीरियस और सिंसियर वे में देखना पड़ेगा। चलता है काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, नहीं चलेगा एथिक्स के अंदर। आज समझ में आप? ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, काफी शानदार एग्जाम्पल। सो अभी हमने क्या देखा कि सोसाइटी सेव करती है एथिकल वैल्यूज को, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल ने सोसाइटी के एथिकल वैल्यूज को चेंज किया। कैसे? जैसे लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने मध्यम मार्ग बताया, अहिंसा बताया, तो वो इंडिविजुअल पर्सन थे, उन्होंने बताया, लेकिन सोसाइटी ने उसको फॉलो किया और फिर वो एथिक्स बन गया। तो इंडिविजुअल मोरालिटी क्या बन गई? एथिकल वैल्यूज बन गई सोसाइटी की। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने एजुकेशन के लिए, शक्ति के लिए बड़ा काम किया, गॉट इट। तो बाद एथिक्स बन गई। गांधी जी ने नॉन वायलेंस के लिए, हरिजन के लिए बड़ा काम किया। हरिजन किसको बोलते हैं? एनीवन?
गांधी जी ने हरिजन किस को बोला था? Sir, maybe lower caste. Dalit people. एग्जैक्टली, लोअर कास्ट से बोला। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड हरि, लॉर्ड विष्णु, गॉड, गॉड के बच्चे। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला था लोअर कास्ट के लोगों को, क्योंकि उनके खिलाफ में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होते थे उस टाइम पे भी, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हो रही है। ठीक है। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने इसको नेगेटिव कॉनिटेशन में यूज किया। उसकी जो अपनी इंडिविजुअल एथिक्स थी, जो उसे लगता था कि वो उसकी मोरालिटी है, वही मोरालिटी सोसाइटी के ऊपर थोप दी, और वो पूरी सोसाइटी ने अपना भी लिया। एटलीस्ट बहुत सारे लोगों ने तो अपना लिया, तो वो उसने उसको पूरा एथिक्स बना दी। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बातें हो सकती है, राइट। तो इन सारी बातों से आपने क्या सीखा कि इंडिविजुअल मोरालिटी कैसे सेट करती है एथिकल वैल्यूज को, सिमिलरली एथिकल वैल्यूज कैसे सेट करती है इंडिविजुअल मोरालिटी। ओके, ठीक। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले सब बुर्का को देखते हैं, क्योंकि बुर्का बहुत टाइम से लीड में है, राइट। अभी हाल ही में कंट्री ताजिकिस्तान, मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने बुर्का को अगेन बैन कर दिया, हिजाब को बैन किया, राइट। सो ऐसा क्यों? तो जब मुस्लिम वुमेन्स होती है, राइट, वो बुर्का पहनती है, तो इसको किस तरीके से आप देखोगे, राइट। इसके पीछे लॉजिकल रीजन देखा जाए तो अरब कंट्रीज में ये पहनना जरूरी होता था, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत सऊदी अरब में हुई थी, अरबियन कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट में। और वहाँ की क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा हॉट है, वहाँ डेजर्ट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, बट तो इतनी हॉट क्लाइमेट में जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं, जो टेम्परेचर है, अगर तो सीधे आपकी स्किन को लगेगा। वुमेन की स्किन से यूजुअली बहुत ही सॉफ्ट होती है, राइट, तो वो उनकी स्किन को डैमेज कर सकती है, बहुत सारी बीमारियां उससे हो सकती है, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसका साइंटिफिक रीजन ये था इसको लाने का। लेकिन वही चीज बताओ, अगर कोई मुस्लिम वुमेन है नॉर्वे के अंदर, नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है, जहाँ पे धूप आते ही नहीं, टेम्परेचर आते ही नहीं, 6 6 महीने तक, 6 मंथ तक वहां पे रात होती है, राइट। तो वहां पे क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। तो अगर वहां पे अगर वो बुर्का पहनती है, तो वो टेम्परेचर के डर से नहीं पहनते, वो कोल्ड के, ठंड के डर से पहनते वो। आज समझिए, तो यहाँ पे आगे चल के ये हमारी एथिक्स बन गई। लोगों ने क्या किया, इसको भूल गए कि एक्चुअल हमने ये शुरू क्यों किया था। बस उन्होंने इस बात को फॉलो किया कि चलो ये हमारे रिलीजन में कहा गया है, या चलो ये तो हमारे बाप दादा फॉलो करते थे, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो। लेकिन अभी तो हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, तो हम तो इसको फॉलो नहीं करेंगे। आया समझ में? तो एक्चुअल इसके पीछे का ट्रेडिशन क्या है, साइंटिफिक रीजन को समझने की कोशिश ही नहीं करी हम लोगों ने। जैसा मैंने लेमन का और चिली का, ग्रीन चिली का कितने बार एग्जाम्पल दिए कि हम गेट के ऊपर, गाड़ियों में वगैरह में, हर जगह पे लगाते हैं, क्यों? इससे नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं रखना होता है। इसके पीछे रीजन ये, उसके इंसेक्ट दूर रहते हैं। कीड़े मकोड़े पहले जंगलों में रहते थे हम लोग, तो इंसेक्ट आने का खतरा रहता था। तो लेमन और रेड चिली या फिर जो ग्रीन चिली, वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को दूर रखता है घरों से। आया समझ में? तो ट्रेडिशंस कई बार हमारी वैल्यूज बन जाती है, और लोग क्या करते क्या है, वो वैल्यूज इमोशनली होकर के देखते हैं, और इसके पीछे का जो लॉजिक है उसके ध्यान में नहीं रखते। आई होप आप समझ पा रही हैं।